हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में एक नया चैप्टर जिसका नाम है वृत्त खंड और त्रिज्य खंड की जानकारी हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की, भाई वृत्त को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो सर्कल क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके सेंटर से सारी डिस्टेंस बराबर होती है उसे सर्कल हम लोग कहते हैं। अगर मैं सर्कल का सेंटर जो है इसको नाम दे देता हूँ ओ, तो ओ से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, त्रिज्या बोलते हैं। और जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है, चारों तरफ सर्कुलर बाउंड्री दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये इसकी क्या हो गई, परिधि हो जाती है। ठीक बात ना। अब जरा समझिए, ये तो मेन पॉइंट थी। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं, जब दो त्रिज्याएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम व्यास। यानी अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी क्या होती है, ए बी होती है वृत्त का व्यास। व्यास माने क्या होगा कि वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। व्यास किससे मिलकर बनता है, तो व्यास दो त्रिज्याओं से मिलकर ही व्यास बनता है। ओके, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि सर इसमें हमें क्या क्या जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, एरिया क्या होता। तो एरिया आपने पढ़ रखा होगा कि सर वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ही हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं वृत्त की सर परिधि की बात करूँगा, सरकमफेरेंस की, तो परिधि क्या होती है 2 और पाई आर होती है। परिधि होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूँ कि व्यास क्या होता है, तो व्यास मैंने अभी आपको बताया कि वो त्रिज्या का कितने गुना होगा, तो त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है, व्यास होता है। ये तो वो जानकारी थी जो हमको पता होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है वृत्तखंड त्रिज्यखंड, उसको सर कैसे पढ़ेंगे, तो आइए ज़रा हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपके सामने बता देता हूँ, सबसे पहले आप हेडिंग लगा सकते हैं त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड क्या होगा सर, ये कौन सी बला है, तो ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं। भाई त्रिज्यखंड को जब आप पढ़ोगे तो मतलब त्रिज्य में अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये लिखा है त्रिज्य मतलब त्रिज्या, भाई ये त्रिज्या। और जो त्रिज्या के खंड मतलब भाग से, जो त्रिज्या से वृत्त का भाग कटेगा वही त्रिज्यखंड कहलाएगा। सर कैसे, तो आओ जरा समझो। ये हमने एक सर्कल आपके सामने ड्रा कर दिया है, ये ऐसे सर्कल है। सर्कल के बीचों बीच में क्या होगा सर, सेंटर होगा, ये ओ सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब सर्कल के सेंटर से किसी भी तरफ 2 मैं लाइनें ऐसे ड्रा कर देता हूँ, तो आप बताओगे कि ये क्या है, भाई ये भी ना त्रिज्या होगी। अरे बताओ, क्योंकि त्रिज्या का मतलब ही क्या होता है कि वृत्त के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस ही त्रिज्या कहलाती है। देखो जरा, वृत्त के सेंटर से त्रिज्या कहाँ तक की कहलाती, परिधि तक की, यानी सरकमफेरेंस तक की। तो ये भी त्रिज्या हो गई है। और कहोगे सर ये भी त्रिज्या हो गई है, ये दोनों त्रिज्या हो गई ना, तो ये जो पार्ट आपका बन रहा है, एक ये आपका त्रिज्यखंड बनेगा और ये आपका एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो इसको नाम क्या देते हैं, ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, और ऊपर वाला जो बनता है इसको बोलते हैं दीर्घ मतलब बड़ा हुआ, बड़ा, तो इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये बात आपको याद रखना है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब होता है छोटा। अब आपको याद हो रहेगा भाई त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या,
त्रिज्या का वह खंड जो सर्कल को काट दे वही त्रिज्य खंड कहलाता है। स्लाइस जो होती है ना पिज्जा की, वही होता है त्रिज्य खंड। अब सर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक एंगल बन रहा है। कौन सा भाई? यहाँ देखो सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ थीटा। थीटा माने कोई भी एंगल होगा। तो यहाँ से लघु त्रिज्य खंड का आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब कई लोगों को दिक्कत हो जाती है कि सर हम इसको याद कैसे करेंगे। हमने कहा जब तक हम हैं तब तक कोई कम मत रखिए। कैसे याद करेंगे ज़रा समझिए। भाई पाई आर स्क्वायर आपने याद कर लिया कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, लेकिन त्रिज्य खंड का कैसे याद करेंगे? तो देखो, जब त्रिज्या के दो खंड ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे सेंटर पर मिलेंगे, तो वहाँ क्या बनेगा? एंगल बनेगा। और एंगल को आपको याद है ना, सर्कल में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? अरे बोलो कुछ भाई, ऐसे मत बैठो, बोलते रहो। कितने डिग्री का एंगल बनता? 360 डिग्री का। तो उस एंगल को अगर मैं 360 डिग्री के एंगल से डिवाइड कर दूं, वो इंटू करा देता हूँ पाई आर स्क्वायर में, बन गया क्षेत्रफल। नहीं समझे? अरे एंगल बन रहा था, ये एंगल जो बन रहा है, पूरे एंगल कितना बन रहा? 360। थीटा एंगल है पूरे में, और इंटू पाई आर स्क्वायर बन गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। डन हो गई इतनी बात। तो आज से याद रहेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। ठीक बात है, ओके सर। अब सर इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे जो आपका दीर्घवृत्त खंड है? तो जरा देखिए, गौर से देखो हमारी तरफ। हम कहेंगे यार एक एंगल इधर बन रहा है, तो एक एंगल बाहर भी तो बन रहा है। बाहर ये वाला एंगल, ऐसे वाला ये बन रहा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो पूरा एंगल 360 डिग्री का, पूरा एंगल 360 डिग्री का है, जिसमें से ये एंगल थीटा है। तो मैं यार ये नहीं कह सकता हूँ कि ये एंगल 360 माइनस थीटा होगा। अरे बोलो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 360 ही आना चाहिए ना। एक एंगल थीटा है तो बड़ा वाला क्या होगा? 360 माइनस थीटा। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अब आपसे कोई पूछेगा तो सबसे पहले उसको चिपका देना यार पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप देखो त्रिज्य खंड किसका है? सर्कल का है। और थीटा कितना बन रहा? 360। तो आप लिखोगे 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री, बन गया दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटे के 360 हो जाएगा। अब सर देखो, ये फार्मूले से हम कभी कभी भूल जाते हैं यार, इतना लंबा फार्मूला कौन याद रखेगा। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैथ इज़ रियल लाइफ। मैथ क्या है? एक आपकी ज़िंदगी है। आप इसको कैसे सीखो? हमने कहा समझो ज़रा बात को। आपका घर है, आपके घर में आप और आपके पिताजी कमाने वाले हैं। दोनों लोग को मिला के टोटल 30,000 रुपये महीने में कमाए जाते हैं। हमने कहा पिताजी की सैलरी 20,000 है, तो आपकी सैलरी क्या है? बताओ। आप कहोगे पिताजी की 20,000 और माने 30,000 पूरा था, तो 30,000 माइनस 20,000 10,000 है। आप ऐसे बताओगे। एक्चुअल में किया क्या है आपने? कहोगे सर हमने टोटल वाले से फादर की निकाल दी है, हमें पता चल गई है। तो यही कंसेप्ट लगाओ ना। टोटल एरिया क्या है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर है। टोटल वृत्त का एरिया निकाल लोगे, और अगर उसमें से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दो, समझिए पॉइंट को। टोटल एरिया वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, उसको निकाल लो। उसमें से लघु त्रिज्य खंड का एरिया निकाल दो, बचेगा क्या? दीर्घ त्रिज्य खंड बचेगा। अब समझ में आई बात? मत याद करो फार्मूला, क्या काम है फार्मूले का? भाई लघु घटाएंगे, पूरे वाले से लघु घटाएंगे तो दीर्घ बच जाएगा। बस खत्म हो गई बात, डन हो गई बात इतनी ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर हो गई बात। आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक की जानकारी आपको मिल गई होगी। अब मैं बात करूँगा वृत्त खंड की, कि वृत्त खंड क्या होता है, जरा समझो बात को। हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर, वृत्त खंड। नाम से ही जस्ट स्पष्ट है कि वृत्त का खंड खंड हो जाएगा।
वृत्त का क्या होगा, खंड हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ मैंने एक सर्कल आपके सामने ड्रा कर दिया है, दिस इज़ वेरी स्वीट सर्कल। हमने यहाँ ड्रा कर दिया, सर्कल के बीचों बीच में क्या होगा ज़रा बताओ, क्या होगा, केंद्र होगा, सेंटर होगा। जैसे पृथ्वी का केंद्र होता है ना, वैसे ही सेंटर का भी केंद्र होता है। केंद्र का क्या नाम है, को नाम है। अब इस को केंद्र को मैं डाईमीटर खींच देता हूँ। डाईमीटर का मतलब होता है सर व्यास। हमने व्यास खींच दिया, ऐसे करके हमने व्यास को खींच दिया, तो एक ये वृत्त का खंड बन गया। अरे बोलो भैया, हमने जब वृत्त के व्यास को खींच दिया बीचों बीच में, तो एक ये वृत्त का खंड बन गया और एक ये वृत्त का खंड बन गया। तो यही होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब क्या है, 2 पार्टों में या 3 पार्टों में या 4 पार्टों में या इन पार्टों में, इन मतलब कितना भी पार्टों में हम वृत्त को डिवाइड कर दें, वही कहलाता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड आपके समझ में आ गया है। अब जो व्यास होता है, पॉइंट लिखना मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो व्यास होता है, जो डाईमीटर होता है, व्यास जो होता है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। वृत्त को 2 इक्वल पार्टों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा या बांटेगा, ऐसे आप लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ क्या खींचा है सर, डाईमीटर खींचा है, मतलब मैंने यहाँ व्यास खींचा है, तो व्यास क्या करेगा, 2 बराबर पार्टों में बांट देगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पॉइंट पकड़ना, अगर मैं आपसे पूछूं यार पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर जी अभी आपने बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, इतना तो हमें पता। हमने कहा हाँ भाई पता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है। अब हमने ये व्यास खींचा है, इसका नाम व्यास है, कुछ और मत समझ लेना, ये व्यास है, बस इनके सामने अगर वेद लगा दोगे तो ये वेद व्यास बन जाएंगे, ये व्यास है। अब हमने व्यास खींचा, तो व्यास ने क्या किया, वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो यार इसका एरिया आधा, इसका एरिया आधा हो गया, तो चाहे मैं इसका एरिया पूछूं चाहे इसका एरिया पूछूं, तो जब भी कभी व्यास से आपका वृत्तखंड अलग होंगे तो उनका एरिया भी आधा आधा हो जाएगा, माने पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब बात समझ में आ गई? नहीं आप ही बताओ, बात समझ में आ गई ना, कि वृत्तखंड जब व्यास से अलग होंगे तो दोनों का जो क्षेत्रफल है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों ना? चलिए अब आगे को थोड़ा सा बढ़ेंगे और आगे देखेंगे, इसमें चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सारी बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कंसेप्ट पावर है, कंसेप्ट समझ गए तो फिर झींगा लाला कर डालोगे आप इस चैप्टर का, ठीक है ना। चलो अब मैं बढ़ता हूँ और अब आपको जानकारी देता हूँ कि देखो जरा, वृत्त में चतुर्थांश जो होते हैं उन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चतुर्थांश है, क्योंकि देखो सिलेबस में ये दे तो दिया गया लेकिन जनरली इससे पूछता नहीं। हाँ 2019 में अगर आपने देखा होगा, 2019 वालों को जब उनका बैक पेपर 4th सेमेस्टर में हुआ था तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, लेकिन इस बार तो डीएलएड ने मेंशन कर दिया है कि क्लास 10th तक मैं पूछूंगा, 10th का ही ये चैप्टर है, याद रखना बात को, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया सर, एक सर्कल को ड्रा कर दिया, दिख रहा है सर्कल भाई, दिख रहा होगा, हमने एक सर्कल को ऐसे करके ड्रा कर दिया है, ठीक है ना। ये सर्कल हमने ड्रा कर दिया, सर्कल के बीचों बीच में क्या है, सेंटर है, तो सर्कल के बीचों बीच में हमने सेंटर को ड्रा कर दिया। अब सेंटर को मैंने अगर बीचों बीच में ड्रा कर दिया, हमने एक इधर से डाईमीटर खींच दिया, ठीक है, एक इधर से डाईमीटर खींच दिया, ऐसे करके हमने इधर से डाईमीटर खींच दिया है। अब आप कहोगे कि सर इसमें हम बात करें तो ये जो पार्ट है, किसी भी एक पार्ट को मिला लो तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, अरे कोई भी आप मान सकते हो, चतुर्थ चतुर्थांश इसको बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं,
तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, यानी सर सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये मैंने आपको ट्रिगो में भी पढ़ाया था, बस वहाँ सर्कल नहीं था, वहाँ केवल कार्टेशियन प्लेन थी। तो जब भी कभी आपसे कितने भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा, देखो मैं आपसे पूछा हूँ प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, अब आप खुद भी सोचो। पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैंने वृत्त को कितने पार्टों में बांट दिया है, तो मैंने वृत्त को भैया 4 पार्टों में बांट दिया है, तो ये इसका एरिया भी 4 पार्ट में बढ़ जाएगा ना। तो किसी भी चतुर्थांश का अगर आपसे पूछेगा, चाहे वो प्रथम का क्षेत्रफल पूछ ले, चाहे वो द्वितीय का क्षेत्रफल पूछ ले, मतलब एनी किसी का भी वो आपसे एरिया पूछ ले, तो वो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन के 4, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 4 ही क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, बोलो ज़रा। क्या मैंने बताया कि वृत्त में किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या करोगे, उसके वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग दे दोगे, बस 4 से भाग दे दिया, बस खत्म, आंसर आ गया। अपना आंसर लगाओ और आगे को प्रस्थान कर जाइए, ठीक है ना, क्लियर बात है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको इसके एग्जाम्पल देना स्टार्ट करता हूँ। मेरे दोस्त आज की क्लास में बुक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, परेशान मत होना। हाँ कि समझो बुक का आज ही ख़त्म कर दूंगा, नहीं, आज मैं कराऊंगा आपको एग्जाम्पल अपने वाले, क्योंकि सिलेबस मेरे को अपने हिसाब से ख़त्म करने दीजिए, प्रॉफिट आपका होगा, ये बात मैं बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, हमने कहा उस वृत्त के चतुर्थांश का, समझना, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। ये पहला एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। अब पता है ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ ना, ये क्लास 10th में आपके जो सेक्टर और सेगमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 2 ही 3 दिन पहले मैंने ये चैप्टर अपने बच्चों को पढ़ाया है ना, तो मुझे याद है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जरा देखो। कहोगे यार हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता, इसका क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं क्या होता है, कहोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 होता है। यार पाई की वैल्यू तो बता है सर, आपने बताया था कि जहाँ पाई आएगा वहाँ 22/7 रखेंगे, अगर दिया गया होगा तो 3.14 रखेंगे, अगर दिया गया होगा, अदरवाइज 22/7 से अपना काम चलाना है ना, 22/7 से। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, रेडियस क्या पता है मित्र, बताओ, रेडियस पता है, नहीं पता, जब तक रेडियस नहीं पता होगी तब तक कैसे काम हो जाएगा। ये वही बात हो गई कि हमें दाल खाना है लेकिन दाल है नहीं, बनाना नहीं है, तो क्या होगा, अरे नहीं खाएंगे ना, या तो लेकर आएंगे, वही काम है। हमें जब तक रेडियस नहीं पता होगा तब तक हम कैसे क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो रेडियस पता करने के लिए आप देखो, आपको क्वेश्चन में ज्ञात क्या है, क्या क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में कहा यार हम परिधि आपको दे रहे हैं, हमने कहा चलो भैया यही से थोड़ा बहुत काम चलाएंगे। परिधि है 22 सेंटीमीटर, परिधि मतलब क्या होती है, अभी जस्ट बताया 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो मैं कहूँगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस, और ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब मैं आर यहाँ से निकाल सकता हूँ, भाई डेफिनेटली निकाल सकता हूँ ना, 22, अब ये 2 जाएगा तो इधर बटे में, 22 जाएगा बटे में, 7 जाएगा वो गुणे में, तो रेडियस बराबर ये 22 हमारा ऐसे था सेंटीमीटर में, ठीक बात, ये 2 जाएगा इसके बटे में इंटू ये 22 जाएगा इसके बटे में, और नीचे से ये ऊपर जाएगा 7 हो गया। सर 22 से 22 ख़त्म, 7/2 सेंटीमीटर, माने रेडियस कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर आ गई। बोलो स्वाहा,
खत्म हो गया क्वेश्चन। अब रेडियस पता चल गई है तो इस क्वेश्चन में क्या कुछ बचा है? अब तो नहीं बचा ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे जरा देखो। पाई की वैल्यू हम कह सकते हैं 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है? 7/2। स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू करा दो और डिवाइड कर देंगे 1/4 से। ये 1/4 आ गया। सॉल्व करो। 7 से 7 खत्म, 2 से काट दिया 11 बार में, तो हो गया 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8 यानी 77/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8 सत्ते हो गया 56। कितना आ गया? सॉरी 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाई 64, 8 नवा 72, 72 आ गया। 5 बचा, पॉइंट लगाओ, 5 में 0, 8 छंग 48, कितना बच गया? 2 बच गया ना। तो 8 दूनी 16, 8 45 यानी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नोट कर सकते हो कितना आएगा आंसर? 9.625 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। 9.625 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई मतलब वो बात तो नहीं जो आपके समझ में नहीं आई होगी? अरे बोलो नहीं ना। आओ लगाते हैं फिर, लगाते हैं भैया क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को हम बताते हैं कि आप बताइए उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त के त्रिज्य खंड माने कि सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या, जिसकी जो रेडियस है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा कोण जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब लगाओ इस क्वेश्चन को। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और जिसका जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। रोको वीडियो को, यहीं लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, सॉल्व करोगे, क्योंकि कहा गया प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तभी दिखेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। किसी भी काम को अगर आपको बेहद अच्छे तरीके से या उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते हो। फिर यही काम होगा कि हम अपना केवल मन जिया रहे हैं, वही कहते नहीं केवल मन जिया रहे, नहीं, आपको सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से अपने विद्यार्थियों को दे पाओगे। ठीक है, देखो हमें बताना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल अभी आपने मैंने बताया क्या होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अच्छा, किसी के दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया कि सर लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताऊं कि दीर्घ वृत्त खंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताऊं? यार हमने कहा ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, हमें आपको बताना चाहिए। तो हमने कहा यार किसी का बता दो, क्योंकि यहाँ एंगल फिक्स कर दिया 60 डिग्री है, बस बात ख़त्म। जब एंगल 60 डिग्री दे दे तो आपको याद रखना है, वहाँ जब मेंशन ना किया गया हो कि लघु का या आपको दीर्घ का, तो सिंपल आप फार्मूला लगाओ थीटा बटे 360, आंसर निकालो, काम खत्म हो जाएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 14, तो स्क्वायर का मतलब उसी से इंटू करा दिया। थीटा कितना है सर? 60 है, बटे 360 रखोगे। जब सॉल्व करो 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 चार के 36, यानी 60/360 को मैं 1/6 लिख सकता हूँ। 7 से मैंने काट दिया 2 बार में, 2 से मैंने काट दिया 3 बार में, तो नीचे हमारा क्या बचा? 3 ही बच गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर देखो यहाँ पर कुछ और बचा, 14 इंटू 22 बचा। तो आप गुणा कराओ, 14 दूना 28,
14 दूना 28, 2 30, यानी 308/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 जीरो, 3 दूनी 6, और अब आगे बच्चा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18। हम यहीं पर रुक जाएंगे, यानी 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब होगा। 102.66 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऐसे यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपकी समझ में आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक नया चीज़ बताता हूँ, वो नई चीज़ आपको याद रखनी है। नई चीज़ क्या है सर, ज़रा नई चीज़ आप देखिए कैसे आप उस नई चीज़ को निकाल सकते हैं, है ना। देखो ज़रा मैं बताता हूँ, समझिए। यहाँ पर मैंने सर्कल को ड्रा कर दिया। ठीक है सर, सर्कल को क्यों बनाया, भाई समझाने के लिए बनाया है। सर्कल में ये सेंटर है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ऐसे 2 लाइनें खींच दी, ऐसे मैंने 2 लाइनें यहाँ पर खींच दी हैं। मैंने इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी। इसका नाम क्या दिया, ए, इसका नाम दिया है बी, है ना, दे दिया। और ऐसे मैंने एक फिगर बना दिया, इस तरीके से मैंने एक फिगर बना दिया, ऐसे वाला फिगर बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपसे कह देता हूँ, यहाँ हमें इस सैडेड पार्ट का क्षेत्रफल बताना है। ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, खतरनाक वाला कलर, इसी कलर का आपको एरिया बताना है। कैसे बताओगे इसका एरिया, इसका एरिया कैसे बताओगे। हो गया, ये बड़ा जटिल सवाल आ गया हमारे सामने, हम कैसे बताएंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, रुको ज़रा, देखो ज़रा, ये पूरा बताओ आपके सामने क्या है, त्रिज्य खंड है। अगर मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ, ज़रा देखना, अगर मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ तो क्या ये पूरा त्रिज्य खंड बन जाएगा। अरे बोलिए, हाँ बन जाएगा। यानी अगर मैंने इस लाइन को मिलाया तो ये बीच में 2 पार्ट डिवाइड हो गए, तो यहाँ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। दिस इज मान लिया थीटा बन रहा होगा, ये ओ सेंटर से। तो हमें अगर इस सैडेड का क्षेत्रफल बताना है, यानी मैं आपसे पूछूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जरा समझिए। यदि मैं पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूँ, क्या बोला मैंने कि यदि मैं पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लूँ, मैंने लिखा यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऐसे मैंने लिख दिया, और इसमें से माइनस कर दूं। सर क्या माइनस कर देते हैं, ट्रायंगल का क्षेत्रफल ओ ए बी का, ओ ए बी का, यानी ओ ए बी जो ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो यार यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। हमने इस स्लाइस को बाहर निकाला, ज़रा समझिए, हमने इस स्लाइस को बाहर निकाल लिया, ऐसे करके स्लाइस थी बाहर निकाल लिया। ये पूरा क्या था, त्रिज्य खंड था। लेकिन इसमें ऐसे एक लाइन यहाँ पर देखो ड्रा है, ऐसे एक लाइन क्या है यहाँ पर ड्रा है भैया, ऐसे एक लाइन यहाँ पर ड्रा, समझ लेना भैया। ये थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से, ऐसे, और इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ से देखो ये लाइन ड्रा है, तो ये पूरा त्रिज्य खंड था कि नहीं था। अब लाइन ड्रा हो गई तो ये त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो यही क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ त्रिभुज 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है समबाहु त्रिभुज, और एक आपका समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज कैसे सर पता करेंगे, तो देखो समकोण त्रिभुज पता करने के लिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ से एक हम लंब ड्रा करते हैं जो कि 90 डिग्री पर काटता है, और ये साइड इस साइड के बराबर होती है। ये थ्योरम अभी आप चक्रीय चतुर्भुज में पढ़ोगे कि जब भी कभी किसी जीवा पर लंब केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर पार्टों में विभाजित करता है। तो 2 आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल याद रखने हैं, कौन कौन से, जरा देखो। सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बेहद आसान, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा, और क्या आधा? आधार इंटू क्या होता है? ऊंचाई, इसका आधा कर देंगे, बस हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर त्रिभुज बन रहा समबाहु तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल है वो ये वाला लग जाएगा। अगर यहाँ त्रिभुज बन रहा समकोण तो ये वाला यहाँ पर क्षेत्रफल के स्थान पर समकोण त्रिभुज रख देंगे। आपको समझ अभी नहीं आ रहा होगा ना? बोलो, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बट नोट कर लो। मैं कहता हूँ यार नोट कर लो, मानो मेरी बात, इसको नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। अभी एग्जाम्पल दूंगा तब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। फिर जब कल मैं आपके बुक के क्वेश्चन लाऊंगा आपको भी जी वाह मजा आ गया, हमको कल के कंसेप्ट से हमें सारे चीज़ बिल्कुल क्लियर है। आप क्वेश्चन दीजिए, धड़ल्ले से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है? क्लियर? चलो अब मैं आगे से इसका एक एग्जांपल देता हूं और आपसे पूछता हूं, बताओ भैया इसका एरिया कैसे बताओगे? आपके सामने फिगर ड्रा करता हूं, ज़रा फिगर को समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने ये फिगर ड्रा कर दिया, ऐसे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है? और सर्कल में हमने कहा कि ये हो गई, यहाँ सेंटर है ओ माने सेंटर, ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर बना दी लाइन, ठीक है? बना दिया मैंने लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ए और बी, तो अब देखो यहाँ पर ज्ञात क्या क्या है। अगर मैं गिवन की बात करूँ ज्ञात क्या है, तो ज्ञात है जो ए बी है, ए बी, ये जो ए बी है ये मैंने कहा कितनी है ए बी, तो ये ए बी है आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना? और इसकी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या वृत्त की कितनी हो जाएगी? तो वृत्त की त्रिज्या मैं कह देता हूं कि है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया है, आपसे ये कहा गया कि इस वाले का क्षेत्रफल बताओ, इस वाले का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना? इस वाले का। और जो एंगल आपके सामने दिया गया कि यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ऐसे कह दिया कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इस तरीके से आपको चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना? 90 डिग्री नहीं लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। मान लिया यहाँ ले लेते हैं हम कितना भाई, तो 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहोगे इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैं निकालता हूँ, आप देखिए ज़रा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वो होता है सर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अब आप कहोगे पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, रेडियस कितनी है? तो रेडियस है 10, यानी रख देंगे 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना है 45, ये 45 बटे हो जाएगा 360, 0 से 0 ख़त्म, 5 9 45, सॉरी 9 से काटे 9 पछे 45 और 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 पंचे 10, 2 से काट देंगे 11 बार, नीचे क्या बचा 7 बचा, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 25 का 11 से इंटू कराओगे तो आ जाएगा 5 पंजे 11 पच्चे 55 और 11 पच्चे 55, 56 57, 575 आ गया। कितना आ गया भाई? देखो 5 पंजे 25, अगर 11 इंटू 25 करोगे 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, 22 5 27, माफ़ी चाहते 22 5 27 और बटे नीचे कितना था 7, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया है? तो ये आया त्रिज्यखंड का एरिया, माने इस पूरे वाले पार्ट का एरिया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटाना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे ज़रा आप समझिए। कहोगे यार हमें ये साइड पता है 10 है, ये साइड पता 10 है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं बराबर होंगी। अब यहाँ से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब ये ए बी पूरी कितनी थी 6 थी, तो ये बराबर बराबर भाग में डिवाइड होगा, यानी ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा।
तो जब ये 3 है, ये 10 है, तो ये हाइट आप निकालो, ये हाइट क्या होगा, क्योंकि यही हाइट आपकी काम करेगी। हाइट कैसे निकालोगे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से 10 का स्क्वायर 100, भाई 10 के स्क्वायर 100 से 3 का स्क्वायर 9 हटा दोगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। माने इसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 91 रूट के अंदर आ जाएगी। बस आपको यहाँ एरिया लगा देना है, एरिया होगा 1/2 इंटू हो जाएगा आधार, आधार पूरा रखना है कितना 6, और इंटू ऊंचाई कितनी आ जाएगी अंडर रूट 91। 2 से काटोगे 3 बार तो ये हो जाएगा 3√91 आ जाएगा, 3√91। अब इसमें से घटा दो तो आपका जो छायांकित भाग है इसका एरिया क्या होगा, छायांकित भाग का अगर मैं क्षेत्रफल पूछूं तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे का स्क्वायर कितना था 275/7, माइनस कर दोगे कितना 3√91, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है ना, स्क्वायर। जनरली दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन इस तरह के कैलकुलेशन का बनता नहीं है, मैंने रैंडम क्वेश्चन ले लिया है इसलिए थोड़ा सा रूट वगैरह में आ रहा है, लेकिन कल मैं क्वेश्चन को जब बुक के कराऊंगा तो कंसेप्ट यही रहेंगे और आंसर आपके थोड़ा जल्दी आएंगे, क्योंकि तब इतना टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो तो टफ क्वेश्चन कराने का मतलब पता है क्या है, टफ क्वेश्चन कोई भी करा सकता है भाई, हमें ना बनाने हैं, हमारा जितना तगड़ा मन होगा उतना तगड़ा बना सकते हैं, है ना। लेकिन कठिन क्वेश्चन नहीं आपको ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि कठिन कठिन के चक्कर में आसान भी हमसे छूट जाते हैं। और आपको पता है कि अगर मैं 25 नंबर के पेपर की बात करता हूँ, 18 प्रश्न आते हैं, उसमें से 14-15 नंबर तो आपको आसानी मिलते। अगर मैं बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी को मिला लूँ तो कम से कम 12-13 या 11 नंबर तो उसी से आते हैं, और वो वेरी शॉर्ट होते हैं, वो वहाँ से आप कठिन की आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको सीखना है ये, बस इस कैलकुलेशन में ऐसी नहीं आएगी, ये बात आपको याद रखना है। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया, वृत्त क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अब आप प्रॉमिस करके जाओगे कि जब कल मैं इसके ऊपर क्लास लाऊंगा तो आपके सामने सारे रिवीजन किए हुए यानी ये सारे फार्मूले लिखे होने चाहिए। फटाफट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, सॉल्व, नेक्स्ट आया सॉल्व, फिर आया सॉल्व, यानी वही युवराज सिंह वाले 6 छक्के हम लोग मारने वाले हैं कल की क्लास में। ठीक है ना, तो क्लास कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।